Hello everyone, welcome to Study Simplified. In today's video, we are going to start with part 5 of Indian Constitution जो कि है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। अब एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं तो आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एंड जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 डील्स विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो आज हम लोग प्रेसिडेंट करेंगे, आगे की वीडियो में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उनका इम्पीचमेंट कैसे होता है एंड उनका जो भी टेन्योर वगैरह है वो सब हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। आपको पता चल गया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं। प्रेसिडेंट उनके हेड हैं। प्रेसिडेंट जो है ही इज हेड ऑफ द स्टेट। याद रखिएगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो डैट इज प्राइम मिनिस्टर, बट हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं। एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द नेशन। अब देखिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टरल कॉलेज in accordance with system of proportional representation by mean of single transferable vote। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं ही इज़ द नॉमिनल हेड। वो नॉमिनल हेड होते हैं। जो रियल पावर्स होती है दैट इज वेस्टेड विथ प्राइम मिनिस्टर। रियल पावर किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। एंड जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है। इस वजह से जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, बिकॉज अगर डायरेक्ट इलेक्शन करवाने जाए तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा प्लस कॉस्टली भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो आपको एक टर्म दिख रहा है इलेक्टोरल कॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से लोग होते हैं आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, तीन यहाँ पे याद रखना है पॉइंट्स। पहला क्या है, आप याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब मैं आपको 3 पॉइंट बता रही हूँ, वो उसको याद रखिएगा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का दोनों हाउस कौन कौन सा होता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो उसके इलेक्टेड मेंबर्स ही आएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे। आपको पता है कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो वो सारे लोग नहीं आएंगे। हालांकि हम लोग राज्यसभा और लोकसभा की क्लास अभी तक नहीं किए हैं, अगले वीडियोस में हम लोग करेंगे। बट आप जान लीजिए कि जो राज्यसभा होता है उसमें 12 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उनको हटा के बाकी जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इन वोटिंग ऑफ प्रेसिडेंट। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हालांकि ये जो मैं अभी आपको बात बता रही हूँ कि 2 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाता है उसको हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट रिजर्व होती थी उसको 100 ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं फिर से बताती हूँ। 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020 जनवरी में, उसमें क्या हुआ था कि जो एंग्लो इंडियन की सीट रिजर्व होती थी उसको रिमूव कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया। तो अब लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की सीट्स नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो नॉमिनेट होके आते थे तो वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होते थे पहले भी। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। तो आपको पता है कि स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। थर्ड पॉइंट देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। 2 यूनियन टेरिटरी का नाम लिया गया है, दिल्ली एंड पुडुचेरी, याद रखिएगा। तो इनके इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में। तो 3 पॉइंट्स आपको याद हो गया कि कौन कौन से लोग आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इट इज़ VVI, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रखना है कि इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कहाँ कहाँ के? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला उसको छोड़ दीजिए, उसको नहीं देखना है। यहाँ पे जो दे रखा है इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्यों होता है, जो मैंने आपको बताया कि जो रियल पावर है दैट इज वेस्टेड इन मिनिस्ट्री, सो इट वुड बी एनोनॉमस टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट डायरेक्टली विदाउट गिविंग हिम द रियल पावर्स। प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, डायरेक्ट इलेक्शन बाय लार्ज इलेक्टोरेट ऑफ पीपल वुड बी वेरी कॉस्टली। तो जब इनके पास जो रियल पावर्स है ही नहीं, तो फिर क्यों इतने पैसे बर्बाद करना, वही वाली बात हो गई। ठीक है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकन इन हिज नेम, बट जो भी एक्शन होता है वो करने वाले कौन होते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। आपको पता है कि अब जो अपना प्राइम मिनिस्टर है अभी मोदी जी, उनके पास ज़्यादा पावर है, वही सब कुछ डिसाइड करते हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं कौन है? रामनाथ कोविंद, वो क्या करते हैं? वो बस पेपर पे साइन करते हैं। तो वही वाली बात है, आपको खुद पता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन। एक प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है। 4 पॉइंट है, याद रखिएगा। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है, ऑप्शंस में 30, 35, 40, 37 दिया रहेगा एंड आपको करेक्ट वन फाइंड करना है। तो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा को बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लिए जो क्राइटेरिया होता है ना, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, तो ये तो आप जानते ही हैं, समझते ही हैं। तो ये 4 पॉइंट है क्वालिफिकेशन के लिए, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे, टेन्योर पे बात कर रहे हैं, टर्म पे। जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 5 ईयर्स का टर्म होता है। ठीक है, एंड 5 ईयर्स याद रखिएगा, अच्छे से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम लोग ओथ की भी बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को। यहाँ पे देखिए रिजिग्नेशन, आप देख पा रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को करेंगे। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीवीआई कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखेंगे तो आपको यही सब दिखेगा। तो याद रखना है कि रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को करेंगे। ओथ किसको देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो उनके एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज है ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसको देंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि जो प्रेसिडेंट है उनको इम्पीच करना, तो किस ग्राउंड पे उनका इम्पीचमेंट होता है? एक ही केस में होता है, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया होगा तब। अब चलो मैं आपको 3 आर्टिकल बता रही हूँ, आप उसको नोट डाउन करो। आर्टिकल 52 जो कि बोलता है देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट होने की बात आर्टिकल 52 में बोली जाती है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात बोली जाती है एंड आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो प्रोसीजर है उसकी बात बोली जाती है। तो प्रेसिडेंट से ये 3 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे अभी हम जो भी टॉपिक करेंगे उससे मैंने आपको बोला कि अब हम लोग को सिलेक्टिव आर्टिकल्स पढ़ना है, तो प्रेसिडेंट से ये 3 आर्टिकल आपको बाई हार्ट होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट गिवन है यहाँ पे आर्टिकल 61 में, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ना वो जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इम्पीचमेंट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। अब देखो क्या होता है ना कि अगर कोई भी हाउस हो, लोकसभा या राज्यसभा, किसी को भी लगता है कि प्रेसिडेंट ने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये मुद्दा किसी भी हाउस से उठ सकता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अ रिजोल्यूशन कंटेनिंग द प्रपोजल इज मूव्ड आफ्टर 14 days नोटिस
इन राइटिंग साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द दैट हाउस। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जैसे मान लो कि चार्जेस लगाए गए हों प्रेसिडेंट पे, ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस, मान लो लोकसभा वाले चार्जेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो लोकसभा के जो 1/4 25% लोग को एग्री होना चाहिए कि ठीक है हम रिजोल्यूशन मूव करेंगे अगेंस्ट इम्पीचमेंट, ये वाला। अगर 25% एग्री होते हैं तब एक रिजोल्यूशन बनेगा, नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट के पास 14 डेज का, एंड एक रेजोल्यूशन बनेगा जिसको फिर से उस हाउस में पास होना होगा। अब इस बार क्या है, अब रिजोल्यूशन पास हो रहा है तो मेजोरिटी से पास होना चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। मैंने बताया कि जैसे लोकसभा में मुद्दा उठा, तो अब ये लोकसभा में क्या होगा कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, जितने लोग होते हैं उसके 2/3 अगर एग्री कर देते हैं कि हाँ ये जो चार्जेस लगे हैं सही लगे हैं एंड हम चाहते हैं इम्पीचमेंट, एंड वो इस रिजोल्यूशन को पास कर देते हैं, तो उस हाउस से तो पास हो जाएगा। अब अगला हाउस में जाएगा, अगला हाउस जो राज्यसभा होगा वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मैटर पे कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। अगर उनको लगता है कि चार्जेस सही है एंड उनके हाउस में भी 2/3 लोग अगर इसके फेवर में पास कर देते हैं रिजोल्यूशन को, तो फाइनली क्या होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया कि कितना सिंपल है ना। एक बार फिर से रीड कीजिएगा। तो फाइनली क्या होता है कि प्रेसिडेंट को इस तरीके से रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। यही बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट हैं तो ही शुड नॉट बी द सिटिंग मेंबर ऑफ ईदर हाउस। किसी भी हाउस के सिटिंग मेंबर्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है, मान लो कि बिफोर इलेक्शन अगर ही वॉज द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो उस केस में क्या होता है, उनको अपना सीट को वैकेट करना पड़ता है। अगर उनका प्रेसिडेंट में इलेक्शन हो गया, इफ़ ही इज़ इलेक्टेड फॉर प्रेसिडेंट, तो उनको अपना सीट वैकेट करना पड़ेगा हाउस में। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमन है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है उस पोस्ट के लिए, तो वो किस किस वे में हो सकती है। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट है, देखिएगा। अगर उनका टर्म जो है 5 इयर्स का वो एक्सपायर हो जाए तब। सेकंड पॉइंट, अगर उनकी डेथ हो जाए। थर्ड पॉइंट, अगर इम्पीचमेंट के थ्रू उनको रिमूव किया जाए। फोर्थ पॉइंट, द सिटिंग असाइड ऑफ हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। चलो इसको छोड़ दो। तो ये देखो कि अगर ये जो 3-4 तरीका दे रखा है, इस केस से अगर जो उनका सीट है वैकेट हो जाता है तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन ले लेना चाहिए एंड एक प्रेसिडेंट का जो सीट है उसको फिर से फुलफिल कर देना चाहिए। ये चीज़ कहाँ गिवन है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इफ़ वैकेंसी अराइजेज अदर देन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, वो जैसे 5 साल पूरा हो गया उसको छोड़ के अगर कोई और केस है, जैसे रिजिग्नेशन हो गया या तो फिर डेथ हो गया, है ना, ऐसा कुछ हुआ, इम्पीचमेंट हुआ, तो उस केस में क्या है कि देखो वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, 6 मंथ्स याद रखिएगा। एंड इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो उनका जो वो था सीट वैकेंट हो गया, तो उसको कौन देख रेख करेगा, उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, ठीक है। अगर उस टाइम मान लो वाइस प्रेसिडेंट की भी सीट वैकेंट है तो उस केस में क्या होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कार्यभार संभालते हैं। एंड ऐसा पहले हो चुका है हमारे पास्ट में। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में डेथ हो जाने की वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम वो कार्यभार संभाले थे। आपने नाम सुना होगा जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन जी जो हमारे 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे, वो अपने ऑफिस में उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से क्या था कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी जी, ठीक है, उन्होंने कार्यभार संभाला था। तो आगे लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आएगा, उसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते जाऊंगी। हर प्रेसिडेंट से जो क्वेश्चन निकलता है ना एग्जाम में वो मैं आपको एक बार बताते चलूँगी वहाँ पे। देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ दिया जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर
मिड टर्म वैकेंसी अराइज होता है इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। यहाँ पे एक चीज़ वही याद रखिएगा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी सीट वैकेंट रहेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग लिस्ट देख रहे हैं। यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लिस्ट गिवन है, तो इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं एग्जाम में। सो हु वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आता है क्योंकि इनका जो टेन्योर है, पहले ये देखिए 1950 से 1962, 12 साल का टेन्योर हो गया ना। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि वो 2 टर्म्स के लिए, 2 कंसिक्यूटिव टर्म के लिए एज अ प्रेसिडेंट सर्व किए हैं। तो यही क्वेश्चन निकल के आता है कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो 2 बार लगातार प्रेसिडेंट बने हैं। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। एंड यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा जो पूछा जाता है, इनको भारत रत्न भी मिला है 1962 में। तो याद रखिएगा, भारत रत्न क्या होता है? भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रेसिडेंट अपने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका टेन्योर था 1962 से 1967। ठीक है, इनके नाम पे टीचर्स डे भी मनाया जाता है, आप सबको पता ही होगा। एंड इनको भी भारत रत्न मिला है 1954 में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं थर्ड प्रेसिडेंट पे जो कि जाकिर हुसैन थे। एंड इसका टेन्योर देखिएगा, इनका टेन्योर 1967 से 1969, 2 ईयर्स इन्होंने प्रेसिडेंट सर्व करा था। फिर क्या हो गया था, इनकी ऑफिस में इनकी डेथ हो गई थी। तो क्वेश्चन निकल के आता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आएगा। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो जाकिर हुसैन, याद रखिएगा, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये। एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन हिज ऑफिस। तो याद रखिएगा ये पहले प्रेसिडेंट थे जो कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। एक्चुअली अभी तक में 2 प्रेसिडेंट का हो चुका है, तो पहले जो थे वो जाकिर हुसैन थे एंड जो दूसरे थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ प्रेसिडेंट जो कि वीवी गिरी जी थे 1969 से 1974। अब देखिएगा वीवी गिरी जी से क्या क्वेश्चन निकल के आता है। एक क्वेश्चन निकल के आएगा क्योंकि ये जब इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे ना, जब ये कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट खड़े हुए थे फॉर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो ही वॉज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ही वॉज फर्स्ट एनोनॉमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। यही क्वेश्चन निकल के आता है। ही वॉज ओनली द पर्सन टू बी इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। एंड इन्होंने भी भारत रत्न इनको मिला है 1975 में, भारत रत्न इनको भी मिला है। एंड अगर ये प्रेसिडेंट होने के पहले गवर्नर ऑफ केरला, कर्नाटका एंड यूपी, ये 3 स्टेट के गवर्नर भी ये सर्व कर चुके हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं हमारे 5th नंबर के प्रेसिडेंट जो कि है फरुखुद्दीन अली अहमद। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होएगा। इनका जो टर्म था वो था 1974 से 1977, 3 ईयर्स का टेन्योर है। अब क्यों है तो आप समझ गए होंगे। ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट टू डाई इन हिज ऑफिस, मतलब ये भी अपने कार्यकाल के टाइम में ही इनका डेथ हो गया था। तो इनसे भी 2 क्वेश्चन निकल के आता है। एक तो ये इनका जो डेथ हो गया था, फर्स्ट वाला मैं किनके बारे में बताई थी, जाकिर हुसैन जी के बारे में, और ये सेकंड वाले जो है फरुखुद्दीन अली अहमद। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो आता है, इमरजेंसी याद आया आप लोग को? मैंने बहुत बार क्लास में नाम लिया है कि ये जो अपने कंट्री में फर्स्ट टाइम इमरजेंसी लगा था तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? तो फरुखुद्दीन अली अहमद ही थे। एंड उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी जी। उनका टेन्योर था 1977 टू 1982। अब इनसे हमें क्या याद रखना है, ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट और ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, जब अपना आंध्र प्रदेश का स्टेट बना था ना, तो फर्स्ट सीएम जो बने थे वो नीलम संजीवा रेड्डी जी ही थे। ही वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट, जब आंध्र प्रदेश बना था तब की बात है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 7th नंबर के प्रेसिडेंट पे जो कि है जेल सिंह।
जेल सिंह का जो टेन्योर है वो देख लीजिए 1982 से 1987। अब इनके बारे में क्या याद रखना है, इनके बारे में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पॉकेट विटो से रिलेटेड। मैं बताती हूँ ये क्या है। देखो, प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होते हैं, तो एक विटो भी पावर होता है उनके पास। तो जो प्रेसिडेंट के पावर्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अभी के लिए जान लो कि पॉकेट विटो करके एक पावर होता है। तो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू यूज दिस पॉकेट विटो। एंड जो किसके अगेंस्ट यूज़ किए थे, तो एक पोस्ट ऑफिस बिल आया था, तो उसको इन्होंने पॉकेट विटो यूज़ करके उस बिल को कानून बनने नहीं दिया था। अभी के लिए बस इतना याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन। ओके, हाँ। ये प्रेसिडेंट कब बने थे, 1987 से 1992। इनके बारे में कुछ ज़्यादा याद रखने का नहीं है। ये एज अ फिनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर भी सर्व कर चुके हैं बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट। फिर हम लोग देखते हैं 9th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उनका टेन्योर था 1992 से 1997। एंड इनके बारे में भी कुछ खास याद नहीं रखना है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बनते इनसे। फिर हमारे आ जाते हैं 10th नंबर के प्रेसिडेंट जो कि है श्री आर के नारायण जी। इनका टेन्योर है 1997 से 2002। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आएगा और बहुत बार आ चुका है प्रीवियसली। क्या आया है, देखो, ये क्या थे ना, एक दलित कम्युनिटी जो होती है ना, तो ये वहीं से निकल के आए थे। तो ही वॉज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये कम्युनिटी वगैरह, तो जो ही वॉज द मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी टू होल्ड दिस ऑफिस। बस इतना याद रखो, ठीक है। दलित कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। एंड अभी तक फिर कोई दूसरा प्रेसिडेंट नहीं बना है जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर के नारायण का याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये तो सबको ही पता होगा, सबके फेवरेट APJ अब्दुल कलाम जी थे। इनका टेन्योर क्या था, 2002 से लेके 2007 तक का इनका टेन्योर था। एंड इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आप सबको पता होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इन फील्ड ऑफ मिसाइल्स। मतलब कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना है एंड PSLV जो आप लोग जानते हैं, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो बोलते हैं हम लोग, तो उस फील्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। अगर मैं बताऊं आपको तो 1984 में इनके ही लीडरशिप में, अब्दुल कलाम के लीडरशिप में इंडिया ने लॉन्च किया था बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। आप लोग को याद होगा जिसका नाम क्या था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 5 मिसाइल को लॉन्च करने का प्रोग्राम रखा गया था। अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से मिसाइल्स थे, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग एंड अग्नि। ये 5 मिसाइल्स इसके अंडर लॉन्च करने की बात की गई थी, ठीक है। ये तो आपका पॉलिटी में नहीं पूछेगा बट कहीं और तो पूछेगा ना, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलो ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 12th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये थी हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। एंड आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। 2007 से लेके 2012 तक इन्होंने सर्व करा है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट वो गवर्नर भी रह चुकी है इन राजस्थान की गवर्नर रह चुकी है वो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी इनके बारे में। अब हम लोग देखते हैं 13th नंबर के प्रेसिडेंट जो कि थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने सर्व किया है 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है। 2017 तक सर्व किया है। अब देखो, आप लोग को पता होगा कि प्रणब मुखर्जी जी अब नहीं रहे, उनका तो निधन हो चुका है। तो वो हमारे इंडिया में फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आप लोग को पता होगा, फिनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उनको पद्म विभूषण दिया गया है ना, पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में। और उनको भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न कब मिला है, 2019 में। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा आप प्रणब मुखर्जी के बारे में कि भारत रत्न भी उनको दिया गया था 2019 में। एंड पद्म विभूषण कब मिला था, 2008 में, ठीक है।
चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तो 13 तक दिया हुआ है, ओल्ड एडिशन का बुक है। अब 14th आप सबको पता है कि करंट जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो 14th नंबर के प्रेसिडेंट है, उनका नाम है राम नाथ कोविंद। ठीक है, तो वो 2017 से लेके 5 साल देख लो, और हो सकता है अगर दोबारा इलेक्ट हो गए तो आगे भी, तो वो अभी प्रेसिडेंट है ना। एंड इनके बारे में तो कुछ याद रखने का एक है जो एक एग्जाम में रिसेंटली पूछा है कि देखो किसी प्रेसिडेंट के बारे में क्या होता है ना, 3-4 पॉइंट्स दे देते हैं, फिर बोला जाता है कि इनमें से रॉन्ग क्या है आप निकालो। तो ये जो रामनाथ कोविंद है उनके बारे में याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आया था तो उसमें गवर्नर ऑफ बिहार दिया था, तो ये सर्व कर चुके बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ही वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो बस इतना याद रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग देखें तो देखिए ओथ एंड रेजिग्नेशन जो मैं अभी आपको बता रही थी, प्रेसिडेंट का मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे कौन देता है ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जो होगा, और रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ आगे और भी पॉइंट्स दे रखा है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो हम लोग जब आगे की क्लास करेंगे तब बताएंगे, तब मैं बताऊंगी। और ये जो टेबल दिया रखता है ना लूसेंट में, आपको ये याद कर लेना, अच्छे से मेमोराइज कर लेना। कोई भी चीज़ जो टेबल फॉर्मेट में दिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रेसिडेंट कर लिया, जब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट करेंगे तो आगे का मैं आपको बताऊंगी, फिर गवर्नर का बताऊंगी, फिर ऐसे जो भी दे रखा है वो टाइम टू टाइम आपको बताते चलूँगी। चलो ठीक है, अब आ जाता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि अभी बहुत बड़ा हो गया वीडियो। तो पावर्स में बहुत सारे पावर्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आर्टिकल्स आपको मैंने क्या क्या बताया आज, 52 बताया है, 54 बताया, 61 बताया, इसको रिकॉल कीजिए और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।